नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र के महासियासी संकट पर महा कवरेज आप देखते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज हो गई है। जाकिया ने एसआईटी की जांच को चुनौती दी है। एसआईटी ने 64 आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। ये केस गुजरात दंगे को लेकर था। इसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एसआईटी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, जिसे जाकिया ने अदालत में चुनौती दी थी। और ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही मानते हुए जाकिया जाफरी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है। अनीशा माथुर हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर 64 लोग जो इसमें नामित थे, सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अनीशा। जी हाँ अंजना, अगर मेरी आवाज आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की प्रोटेस्ट याचिका को खारिज किया है। ये कहा गया है कि प्रोटेस्ट पिटीशन जो है उसमें कोई मेरिट नहीं है, वो सही नहीं है। और जो 2012 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट क्लीन चिट को एक्सेप्ट किया था, यानी कि क्लोजर रिपोर्ट को माना था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। कोर्ट ने ये भी माना है कि जो एसआईटी की तरफ से आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि जो क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा लार्जर कंस्पिरेसी और बाकी जो एलिगेशन जाकिया जाफरी ने लगाए थे उन सभी पर जांच हो चुकी है। और जो उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से काम किया गया था, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें री इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। और प्रोटेस्ट पिटीशन जो जाकिया जाफरी ने लगाई थी, ये कहते हुए कि 2002 में जब ये गुजरात राइट हुआ था, गुलबर्ग सोसाइटी में जब उनके पति के ऊपर अटैक हो रहा था, उस वक्त किस तरह से पुलिस और सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जाकिया जाफरी ने अपने पिटीशन में ये कहा था कि पुलिस को ना भेजना और उनके पति और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट ना करना एक लार्जर कंस्पिरेसी का हिस्सा था और सरकार की तरफ से ये डिलिबरेट डिसीजन लिया गया था कि राइट को ना रोका जाए। एसआईटी ने लेकिन ये कहा था कि इस तरह की कोई भी कंस्पिरेसी का कोई हमको एंगल नहीं मिला है, कोई लार्जर कंस्पिरेसी उन्हें नहीं मिली है। और इसीलिए 63 लोगों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी और वो क्लोजर रिपोर्ट आज अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है। और ये कहा जा रहा है कि जो क्लीन चिट दी गई थी उस वक्त, उसको मान लिया गया है। मतलब एक तरह से गुलबर्गा सोसाइटी का मामला अब अनीशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी 2002 की ये बात है। चमनपुरा अहमदाबाद, जहां पर गुलबर्गा सोसाइटी है, आरोप था कि कई लोग घुसे थे और उसमें कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। जाकिया जाफरी दरअसल उस वक्त के कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है और इसीलिए उन्होंने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े करते हुए पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। गुजरात का 2002 के मामले। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। 64 लोगों को, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का भी नाम था, उन सबको एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया है। गौरव, हम एक बार फिर से चलेंगे उनके पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी से मिली थी नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को क्लीन चिट, और अब इस पूरे मामले में जो याचिका थी जाकिया जाफरी की, उसे आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और एसआईटी की जांच, जिसमें क्लीन चिट दी गई थी सभी लोगों को, उसे सही ठहराया है। अनीशा। जी हाँ, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई गई थी जाकिया जाफरी की तरफ से, जाकिया जाफरी ने ये कहा था कि जो क्लीन चिट दी गई है वो सही नहीं है, लार्जर कंस्पिरेसी है इस मैटर में, पूरी बड़ी जांच होनी चाहिए। और एसआईटी के खिलाफ भी काफी आरोप लगाए गए थे, उन सबको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये कहते हुए कि जाकिया जाफरी की जो याचिका थी उसमें कोई मेरिट नहीं है। सब बड़ा असर यही कर रहा है कि जो क्लीन चिट 2012 में एसआईटी की तरफ से 64 लोगों को मिली थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। क्लीन चिट को पूरी तरह से मान लिया गया है। और 2002 का ये जो मामला है, जिसमें इतने सालों से कई बारी अटकलें उठी हैं, जाकिया जाफरी ने भी ये कहा, कई बारी ये बात बाहर आकर कही है, कई बारी ये भी सवाल उठे हैं कि उस वक्त जब
कि क्या पुलिस ने जो पुलिस का कोई फेलियर था वहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने में, या किसी तरह से कोई कंस्पिरेसी थी, कि वो उन सभी अटकलों को अब सुप्रीम कोर्ट ने अंत दे दिया है। अब कोर्ट ने कहा है कि जो SIT ने कहा था कि कोई डेलिबरेट गड़बड़ी नहीं हुई, वहाँ पर राइट्स के समय इतना फैलावा, इतना मामला फैला गया था। SIT की जांच की उस क्लीन चिट को कोई और नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने सही ठहराया है और जाकिया जाफरी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। धन्यवाद आपका अनीशा इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र के महासियासी संकट पर। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि संजय राउत शरद पवार से मिलने जा सकते हैं। आपको बता दें, संजय राउत ने कुछ ही देर पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा था कि शरद पवार को धमकी मिल रही है केंद्रीय मंत्री से। अब बताया जा रहा है कि शरद पवार से संजय राउत मिल सकते हैं। थोड़ी देर में पवार से मिल सकते हैं संजय राउत। और शरद पवार बीते दिन से जरा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में राजनीतिक हलचल जिस तरह की चल रही थी बीते कई दिनों से, उसमें अब देखा जा रहा है कि शरद पवार ने बीती शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा संदेश दिया कि जितने भी विधायक बागी हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अब ऐसे में आज सुबह संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि शरद पवार को कहा गया है कि अगर वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दखल देंगे तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। धमकी कोई केंद्रीय मंत्री दे रहा है। और इन सब के बीच संजय राउत कुछ ही देर में मिलने वाले हैं शरद पवार से। मराठा कार्ड भी खेल दिया संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में शरद पवार को कोई धमकी देगा तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात, क्या अब हम माने कि कल तक हम देख रहे थे कि संजय राउत ही एक्टिव दिख रहे थे मीडिया के सामने, लेकिन शाम में कल शरद पवार सामने आए और अब मिलकर एक अग्रेसिव स्टैंड लेने की कोशिश दिख रही है गठबंधन की तरफ से? देखिए, सबसे ज्यादा स्टेक पर इस वक्त तो एनसीपी और कांग्रेस की ही पार्टीज हैं। अगर आप देखें, अगर ये एमवीए टूटता है, मान लीजिए अगर उद्धव ठाकरे मान लेते हैं, संजय राउत मान लेते हैं, एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस और एनसीपी को ही होगा। और यही वजह है कि इस एमवीओ को बचाने के लिए जो पहले जो स्टैंड रखा था शरद पवार ने और कांग्रेस ने कि हम ये इंटरनल मैटर है, मामला है शिवसेना का, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो अपने आप में सिर्फ एक दिखावा ही था। पहले भी वो लोग कोशिश कर रहे थे। पहले उन्होंने रैंक एंड फाइल्स जो शिवसेना के नेता हैं उन लोगों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर आप देखें ये एमवीए के खिलाफ ही है एकनाथ शिंदे का कदम। ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं है, ये पूरे एमवीए के खिलाफ है। और वो चाहते हैं कि पूरे एमवीए को तोड़ के शिवसेना निकल के ज्वाइन करे बीजेपी के साथ। तो यही वजह है कि बहुत ज्यादा कोशिश ये भी नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि पवार सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वो पहले तो उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ही रहना, और दूसरा ये कि अगर कोई स्टैंड लेने की जरूरत है, कोई अगर सलाह चाहिए तो हमसे ले लो, हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे करना है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे उनको यही चाहिए कि उद्धव ठाकरे उनके साथ बने रहें ताकि ये सरकार न गिरे तो जब काउंटिंग होगी, जब फ्लोर पे जाएंगे तब देखा जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए विद्या हमारे साथ दो मेहमान आनंद दुबे और अभिषेक त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखेंगे और अभिषेक त्रिपाठी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। दुबे जी, अब भी आंकड़े पर शक है क्या आपको? लेकिन उससे पहले संजय राउत जो धमकी दे रहे हैं वो आप भी सुन लीजिए। संजय राउत जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमका रहे हैं। जो ट्वीट उन्होंने किया है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एमवीए सरकार को बचाने की कोशिशें की जाती हैं तो शरद पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा। एमवीए सरकार रहे या जाए, शरद पवार के लिए ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। सुना देते हैं आपको क्या कहा है संजय राउत ने। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग
सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। क्षमता नहीं है, संख्या नहीं। मैंने इतने कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। दुबे जी, धमकी मिले शरद पवार को और बताएं संजय राउत, ये क्या हो रहा है? अंजना जी, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के अग्रज हम सबके वरिष्ठ शरद पवार जी हैं। यदि उन्हें कोई केंद्रीय मंत्री धमकी देते हैं हाँ। तो संजय राउत जी का बोलना एज अ फ्रेंड, एज अ मित्र स्वाभाविक सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई गैर ढंग से लेना चाहिए। और जिस प्रकार राउत साहब कह रहे हैं कि आज चौथा दिन है, अभी तक तो आंकड़े पेश नहीं हो पाए, अभी तक सरकार गिरी नहीं, नई सरकार बनी नहीं, शिवसेना खत्म हुई नहीं, उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना चली नहीं गई। तो ये सब चीजें भी देश की जनता और राज्य की जनता को समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक झूठ और जिस प्रकार एक फरेब का माहौल बनाया गया। आज कल एकनाथ शिंदे जी अपने साथियों को कह रहे थे वीडियो में कि एक महाशक्ति हमारे पीछे है, देश की बहुत बड़ी पार्टी। कौन है भाई वो पार्टी? कौन है वो महाशक्ति? महाशक्ति आपके पीछे है, तब आप जाकर ये सब कदम उठा रहे हैं। वही जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा था, हाँ, वही महाशक्ति जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा जी, तब अति महत्वाकांक्षा जागी है। तब सूरज जाके मुंह फुला के बैठे थे, तब जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आइए और मुख्यमंत्री का पद भी देता हूं, इस्तीफा रेडी है, तब भी आने को तैयार नहीं, क्योंकि एक महाशक्ति काम कर रही है इसके पीछे। ये तो कमाल की, हैरानी की बात है। महाशक्ति की काम तो कर ही रही है अनुपम, वरना इस तरह की सुरक्षा कहां होटल के बाहर दिखती है? दिखाइए एक बार फिर से वहां का नजारा अनुपम। और ये सवाल भी कि आखिरकार तो महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र में ही होगी, सदन में ही बहुमत या अल्पमत होगा। कब तक यहां पर छिपे फिरेंगे अनुपम? और अब तक कितने हो गए ये भी बताइए। जी अंजना, बिल्कुल मैं ठीक होटल के बाहर खड़ा हूं। जो गेट है, मुख्य द्वार है, पूरी तरह से बंद रखा गया है और भीतर में काफी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की अभी अभी संजय भोसले जो सतारा के उप प्रधान हैं, वो होटल के बाहर आए थे तो उनको पुलिस ने भीतर नहीं जाने दिया, डिटेन करके उनको ले गई। तो ये स्थिति इस वक्त होटल की है, सुरक्षा व्यवस्था की। और जहां तक आंकड़ों का, अंक गणित का संबंध है, अभी तक जो सूचना हमारे पास है कि 38 विधायक इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं शिवसेना के। इसके अलावा 9 विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। तो ये संख्या लगातार 2 दिनों से हम जो देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और जो खबर ये भी है कि और 2 विधायक आज आ सकते हैं। तो ऐसे में ये संख्या 40 के पास पहुंच सकती है आज शाम तक। तो इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे एक मीटिंग कर रहे हैं, अगली रणनीति तय कर रहे हैं। रणनीति सिर्फ यही कि किस तरह से यहां से मुंबई जाया जाए। और उनको लग रहा है कि असली चुनौती जो शुरू होगी मुंबई पहुंचने के बाद शुरू होगी। तो उस पर भी पूरी तरह से विचार विमर्श और चर्चा चल रही है कि मुंबई पहुंचने के बाद किस तरह से वहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो इसमें जो भीतर से खबर आ रही है कि अभी और वक्त लग सकता है। अपने को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही जो लड़ाई वो शुरू की है उन्होंने, उसको जीत के अंजाम तक पहुंचाने की एक जो मकसद लेकर वो चल रहे हैं, उसको आश्वस्त करने के बाद ही वो यहां से हिलेंगे। ऐसी भी खबरें भीतर से आ रही हैं अंजना। बिल्कुल, अब आगे का रास्ता क्या होता है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, सबको इंतजार है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को आखिरकार मिस्टर त्रिपाठी आना तो पड़ेगा महाराष्ट्र में। कब तक विधायकों को आप छिपाते फिरेंगे? और इसी का इंतजार संजय राउत क्या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं आइए बातचीत कीजिए, क्योंकि उन्हें शायद इस बात की उम्मीद है कि आमना सामना होने पर वो उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। आना तो पड़ेगा ही ना मुंबई। कब तक रहेंगे गुवाहाटी में? गवर्नर को अपनी लिस्ट दिए हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा मुंबई में। आना तो पड़ेगा और सरकार उद्धव ठाकरे जी की जरूर गिरेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा खेल खेला है और औंधे मुंह गिरे हैं, उनको समझना चाहिए। जो बात आपने शुरू की थी, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा अंजना जी,
कि हर चीज में संजय राउत को आप आगे कर देते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। आज शरद पवार जी को अगर धमकी मिलती है, देखिए संजय राउत जी जो बोलते हैं पूर्णतः झूठ होता है, फर्जी होता है। शरद पवार जी को अगर धमकी मिलती है किसी केंद्रीय मंत्री से, तो जयंत पाटिल जी क्यों नहीं आके बोलते हैं, अजीत पवार जी क्यों नहीं आके बोलते हैं, स्वयं शरद पवार जी क्यों आके बोलते हैं? ये बीच के बिचौले जो घूम रहे हैं, जो कभी शिवसेना के लिए करते हैं, कभी शरद पवार के एनसीपी के लिए करते हैं, ये खेल अभी चलेगा नहीं। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि ये लोग तब तक बातें करते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से गिर नहीं जाएंगे। हम सबको पता है कि कितने विधायक वहां पहुंच चुके हैं। हाँ। हम सब जानते हैं गुवाहाटी में कितने लोग हैं। गुवाहाटी पहुंचने से होगा नहीं ना सर, पहुंचना सदन में ही होगा। आएंगे सदन में वोट करेंगे, तो कब तक? बिल्कुल कब तक? देखिए आज ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि किस दम पर ये गुवाहाटी में तो एकजुट रह पा रहे हैं लेकिन मुंबई में नहीं रह सकते। दुबे जी रुकिए, त्रिपाठी जी आ रही हूँ, जल्दी से सुनाते हैं। एकनाथ शिंदे अभी तक की स्ट्रैटेजी पर क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने, सुनिए। एकनाथ जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनको की मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है, और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा ये कल इन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता, और इसलिए ये सिर्फ स्पेशल टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है, और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में, उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है, और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से आए, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है। उद्धव ठाकरे अभी तक फेल हुए सरकार बचाने की जो पूरी प्रक्रिया उन्होंने की थी, तो अब शरद पवार इस मैदान में कूद चुके हैं, क्योंकि शरद पवार मोर्चा संभाल रहे संजय राउत के साथ, दिलीप वलसे पाटिल के साथ कर रहे हैं मुलाकात। गृह मंत्री महाराष्ट्र के अगर उस बैठक में शामिल है शरद पवार और संजय राउत के साथ, तो सोचिए रणनीति बन रही है कि कैसे बागी विधायकों को अब किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में लिया जाए। वाईबी चौहान सेंटर में दोनों नेताओं की इस वक्त मुलाकात चल रही है। ये एनसीपी भवन है, दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री महाराष्ट्र के उस बैठक में मौजूद हैं, और संजय राउत और शरद पवार की इसके पहले जो बड़ी बड़ी आज की खबरें रही है वो आपको बता दें। संजय राउत सामने आए, उन्होंने कहा कि शरद पवार को धमकी मिल रही है, केंद्रीय मंत्री धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बचाने के लिए कुछ न करे। कल तक जो शरद पवार और कांग्रेस कह रही थी कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वही इसे संभाले, आज वही शरद पवार
संजय राउत के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। संजय राउत से शरद पवार की अहम बैठक जारी है इस वक्त। शरद पवार ने बीते दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन कही थी। उन्होंने कहा था कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी। एक तरफ शिवसेना ने 12 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर को लिख दिया है, तो दूसरी तरफ ये बैठक शरद पवार के साथ चल रही है। आखिर कौन सी कीमत चुकाने की वो बात कर रहे थे, क्या यहीं से निकलेगी रणनीति? संजय सिरस्कर, बागी विधायक, इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। संजय जी, पहला सवाल, 12 विधायकों के निलंबन के लिए कह दिया है डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिवसेना ने। क्या आप लोगों को अब यह आशंका है कि आप लोगों पर शिकंजा कस रहा है? कोई शिकंजा नहीं कस रहा है। ये जो कर रहे हैं, कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं, वो इलीगल है। कैसे? उसके लिए हमने कैसे, ऐसा नहीं होता। कोई पार्टी मीटिंग को कोई अगर हाजिर नहीं रहा, कोई मीटिंग को नहीं आया, इसका मतलब उसको डिस्क्वालीफाई किया नहीं जाता। ये कोई ये भीख नहीं है ये। लेकिन ये बताइए, आप लोग गुवाहाटी में होता ही ठीक, ये बताइए गुवाहाटी में क्यों बैठे? मुंबई आने से क्या डर है? अरे हमको किसका डर है? हमको डर किसका है? हम सब एक जगह पे रहना चाहते थे, इसलिए एक जगह पे जगह चुनी हमने। डर किस बात का था? डर रहता तो हम ये करते थे क्या? हम किसी से डरते नहीं है। शरद पवार कह रहे हैं कीमत चुकानी जी, कीमत चुकानी होगी। कौन काय की कीमत चुकानी पड़ेगी? और जो तुम गलती कर रहे हो वो सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं, हम शिवसेना बचाए, तुम शिवसेना को बर्बाद कर रहे हो। ये हमारा उनके ऊपर आरोप है। ये किसके ऊपर आरोप है आपका? अब ये जो बाकी के जो है ना आसपास वाले लोग, कौन उनके ऊपर आरोप है। कौन कौन क्या आप सब देखते हैं टीवी न्यूज में, आप ही उसकी मुलाकात लेते हो, वही कुछ कभी बड़बड़ करते रहते हैं। कौन? आप लोगों की सबकी शिकायत संजय राउत से है क्या? तो वो तो क्या बाबा कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोलने पे तो वो सवेरे क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, पता ही नहीं चलता। अब जरा स्ट्रैटेजी पर आते हैं संजय जी, क्योंकि देखिए अब आप लोग करने क्या वाले हैं? चिट्ठी लिख दी आपने, डेप्यूटी स्पीकर जाहिर तौर पर मुंबई में है, वो क्या कदम उठाएंगे? माना जा रहा है कि उद्धव की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान रहेगा। तो संजय जी, स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? क्या स्ट्रैटेजी है एकनाथ शिंदे की? हमारी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। हम बाला साहब के जो विचारधारा है वो आगे ले जाने के लिए हम काम करते हैं। उससे हम थोड़ा, जब आघाड़ी में हम थे राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने ये हमारी स्ट्रैटेजी खत्म करने की कोशिश की। बाला साहब की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की। कोई भी काम में जो खड़े रहते थे, कोई काम होने नहीं देते थे, उनके खिलाफ में हम ये सब कुछ किए। आज भी हम जो सब जन बोल रहे हैं कि हम शिवसेना प्रमुख के शिव सैनिक है, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है। हमारी शिवसेना से नाराजगी नहीं है। शिवसेना या हम छोड़े ऐसे भी बात नहीं है। हम शिवसेना नहीं है, शिव सैनिक है हम। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि ये जो लोग है जिसने हमारे को खत्म करने की सोची, हमारी पार्टी खत्म करने की सोची, उनका साथ छोड़ के अपन अलग से रहना चाहिए। ये बार बार हमने हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को भी बताई थी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये स्ट्रेटेजी नहीं बनी। अब कोई सुनता ही नहीं तो उसके लिए फिर उनको बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है भाई ये गलत रास्ते पे थे, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और बाला साहब के विचार हम आगे लेके जाएंगे। हेलो, 4 और विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। संजय जी, ये खबर इस वक्त आ रही है, 4 और विधायक को अयोग्य ठहराने की चिट्ठी भेज दी है शिवसेना ने। अरे सबके फोटो आ रहे हैं तो उनको सबको करो ना। ये इतने सारे फोटो अब आपके चैनल पे भी दिख रहे हैं। हम सब एक साथ बैठे हैं और उनका कहना है कि लोग हमारे पास है, तो यहाँ क्या उनके जो आत्माएं थोड़ी बैठी है, खुद लोग बैठे हैं ना। अच्छा संजय जी, ये चिट्ठी आप ही ने लिखी थी? उद्धव ठाकरे को जो खुली चिट्ठी लिखी थी आपने, उसमें अयोध्या का जिक्र किया था, तो उसमें क्या शिकायतें क्या है उद्धव ठाकरे से आप लोगों की? क्या क्या शिकायत है? शिकायत यही है कि अपन पार्टी की जो भी ये विधायक है, ये विधायकों के काम ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले कर नहीं रहे। हर जगह पे उनको दबाने की कोशिश की जाती है। कहीं भी उनके खिलाफ उनके अधिकारी लाए जाते हैं।
वहाँ के जो उनके पार्टी के जो लोग हैं उनको ताकत दी जाती, ताकि भविष्य में ये लोग चुन के ना आए और उनकी पार्टी उभर के आए। ऐसा थोड़ी ना होने देंगे। फिर हम सरकार में रह के अगर हमारी बात नहीं चलती, सुने नहीं जाती, तो आप उसकी तरफ ख्याल देना चाहिए। ये हमने हमारे उनसे रिक्वेस्ट थी। उद्धव जी से आपकी पिछली मुलाकात कब हुई थी मुख्यमंत्री से? ये विधान परिषद के इलेक्शन में हुई ना, अभी जो चुनाव हुए हाँ। ये 20 तारीख को, तो 20 तारीख को हम उनसे मिले थे। पर आपने कहा ना कि आप लोगों से वो मिलते नहीं थे, ये शिकायत क्यों? अरे ये जो इलेक्शन होते, इलेक्शन के टाइम मिलना तो सबको जरूरी होता है। वोटिंग के टाइम तो मिलना ही पड़ता है, उसके लिए 2 मीटिंग लेना ही पड़ती है, उसमें तो मिलना ही पड़ता है, क्योंकि वो जरूरत ही रहती है। ये सब पार्टी की जरूरत रहती है, पार्टी में सबके अपने कैंडिडेट को चुन के लाने की भी रहती है, उसमें तो मिलना ही पड़ता है। आपने कब कोशिश की उनके घर जाकर उनसे मिलने की और आपको नहीं मिलने दिया गया? अरे मेरा ही नहीं है, सब लोगों का है। ऐसे अभी पूरे 2.5 साल में हम 3 या 4 बार उनको बंगले पे जाके मिले हैं। अभी कोरोना का कोई समय था, मैं मानता हूँ, उनकी बीमारी का भी कोई टाइम था, वो भी मानता हूँ। वो टाइम नहीं मिलना वो समझ सकता हूँ, लेकिन अभी वहाँ के अधिकारी, उनके जो ये रहते थे, उनके आसपास के जो चाणक्य है, वो कभी मिलने देते नहीं थे। उद्धव साहब के बारे में यही सीखा था कि ये लोगों की वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि एकनाथ शिंदे पर आप लोगों का कैसा भरोसा है, क्योंकि अल्टीमेटली गुवाहाटी में कितने दिन रहिएगा सर? संजय जी, आना तो पड़ेगा ही, अल्पमत बहुमत तो सदन में ही होगा ना। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं आप लोगों से? नहीं, देखो अभी यहाँ आके रणनीति तय की जाती है और हमको मुंबई में तो आना ही आना है, हमको वहाँ फ्लोर के ऊपर हमारी मेजोरिटी दिखाना ही दिखाना है। ये तो कायदेशीर बात है, इसको हम टाल भी नहीं सकते। इसलिए आप चिंता ना करें, 1-2-3 दिन में ये सब चीजें हो जाएगी। क्या होगा अगला कदम, क्या है आप लोगों का अगला कदम? आज दोपहर में हमारी मीटिंग है, मीटिंग में तय किया जाएगा। अभी तक चिट्ठी लिखी गई कि हम लोग नेता मानते हैं एकनाथ शिंदे को, मतलब मैसेज यही है कि एकनाथ शिंदे है, नो टेंशन। एकनाथ शिंदे को हम नेता मानते हैं, हमने सबने बहुमत से उनको नेता चुना है, और इन्होंने जो भी उसका गठन नेता पद निकाला वो भी इलीगल है। ये भी हमने अध्यक्ष को भी बताया है। ये जो निलंबन की कार्रवाई है वो भी इलीगल है, इसके बारे में भी लेटर दिया है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। क्या पार्टी को लेकर भी दावा ठोकेंगे एकनाथ शिंदे? क्या 37 से ज्यादा उनके पास है तो पार्टी सिंबल को भी लेने के लिए वो दावा ठोकेंगे? संजय जी, नहीं, अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बारे में चर्चा 1 बजे की मीटिंग के बाद होगी। तो आप लोग चाहते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार गिरे, ये सरकार टूटे? आघाड़ी सरकार से हमारा पीछा छूटे, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी से हमारा पीछा छूटे, यही हमारी कोशिश है। तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने सोच लिया? क्योंकि कल भी बड़ाई कर रहे थे एकनाथ शिंदे। हो सकता है ना, वो भी हिंदुत्व पार्टी, हमारी भी हिंदुत्व की पार्टी है, हो सकती है, क्या नहीं, क्यों नहीं हो सकती। जब इनसे टूटना है तो हम किसी से तभी जुड़ना पड़ेगा, और हमारा 25 साल का उनका हमारा है रिलेशन है, इसका इतना कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं है कि हम उनको जानते नहीं, या तो उनके साथ कभी हमारा अलायंस हुआ नहीं। 25 साल तक हमारा अलायंस था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? नहीं, देखो अभी उसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा होगा, अच्छे से होगा, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। संजय जी, आपकी चिट्ठी से पूरा बवाल मचा हुआ है, लगातार आपकी चिट्ठी चल रही है, इसीलिए हम सोच रहे थे आप कुछ और भी बताएंगे। अब चलिए, अगर आप ये सरकार से पीछा चाहते हैं कि पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो फिर कदम उठाना पड़ेगा ना। उसमें कदम क्या है आपका अगला, क्या टाइम फ्रेम है, क्या करेंगे? डेप्यूटी स्पीकर तो रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं। सुनिए संजय जी, डेप्यूटी स्पीकर से हमने बातचीत की आज तक पर, वो कह रहे हैं कि उनको आप लोगों के हस्ताक्षर पर ही यकीन नहीं है। नितिन देशमुख पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैंने ये हस्ताक्षर किया ही नहीं है, तो ये चिट्ठी और हस्ताक्षर, चिट्ठी पत्री से मामला नहीं चलेगा। तो अगला कदम क्या होगा? श्रीधरन पिल्लई को बनाया गया है, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है गवर्नर का महाराष्ट्र में। कदम क्या है, स्टेप क्या है आपका? हम एक बात देखिए, उनको हमारे सिग्नेचर पे 1 मिनट में भरोसा नहीं है। क्यों नहीं, हमको नहीं पता। हमारा सिग्नेचर यही नहीं, वहाँ सब रजिस्टरों पे रहता है। हमारा जहाँ सदस्यता रहती है उसके ऊपर हमारा सिग्नेचर रहता है, वो टैली भी कर ले। और इनको जो चिट्ठी मिली है माननीय उपाध्यक्ष को, तो वो 4 लोगों की सिग्नेचर की चिट्ठी है। हमारे 37 लोगों की सिग्नेचर की चिट्ठी हमने भेजी, 37 गलत है।
वो कह रहे हैं कि नितिन देशमुख ने नकार दिया ना, उन्होंने कहा कि शायद उनका इंग्लिश में वो सिग्नेचर करते हैं और उसमें मराठी में सिग्नेचर था, तो उन्होंने कहा ये फर्जी सिग्नेचर है मेरा। अब इस वजह से डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि मैं किसी सिग्नेचर पे यकीन नहीं करूंगा। उसका वीडियो हमने भेजा है, उनके फोटोज हमने भेजे, और मेरे बाद ही उन्होंने सिग्नेचर किए, मेरा भी फोटो उसके अंदर है, वो फोटो देखो आप। ये अगर ये झूठ बोलने वाले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, जो सच है वो सच है, और अगर उनको यकीन नहीं आता है तो ऐसा उन्होंने चिट्ठी लेटर लिखना चाहिए। हमने उनको लेटर दिया है, अभी तक उसका जवाब उन्होंने हमको नहीं भेजा। ठीक है, आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल, गुवाहाटी टू मुंबई का टिकट कब का कटाइएगा? 2-3 दिन में। 2-3 दिन। धन्यवाद आपका। संजय शिरसाट जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इतनी बातें लिखी है अपनी चिट्ठी में, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व वाली पार्टी हम है, हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी है, सरकार किसके साथ बनाएंगे ये हम तय करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से हमें पीछा छुड़ाना है।